यस सर। कि इस केस में जब स्ट्रिंग सस्पेंडेड है तो टेंशन और रिएक्शन दोनों मिलके वेट कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पर्सन प्लैंक लेके चल रहे हैं, रॉड जो भी है वो वेट वो लेके चल रहे हैं, तो इनमें ये दोनों कैरी कर रहे हैं, सिमेट्रिकली है बिल्कुल। तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू mg/2। अब सडन एक पर्सन अगर छोड़ के भाग जाता है, वहां से सडनली हट जाता है वो, तो दूसरे पर्सन के ऊपर लोड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि 2 पर्सन है, लोड कैरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से एक भाग गया, तो जो पहला पर्सन जो बचा हुआ है उसके ऊपर लोड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब हमें क्या करना है कि इसके जाने के बाद जैसे यहाँ पे ये कट हो गया, जैसे ये कट हो गया, वैसे पर्सन भाग गया, पर्सन भाग गया, तो अब इसके साथ क्या होगा, जैसे रॉड का रोटेशन स्टार्ट हो रहा है वैसे ही इस प्लैंक का रोटेशन भी स्टार्ट होगा। रिजिड बॉडी है बिल्कुल सेम, तो ऐसे ऐसे ही ग्रेविटी का टॉर्क होगा, ऐसे ही जो अल्फा आएगा, ऐसे ही एक्सलेशन आएगा, ऐसे ही फोर्स लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे पास N1 की वैल्यू, पर्सन के भागने के बाद N1 की वैल्यू mg/4 आ जाएगी। ठीक सर है, डिक्रीज होगा तो फिर? डिक्रीज हो जाएगा। सो लोड ऑन द पर्सन, पर्सन का लोड मतलब ये नहीं है कि टेंशन उसको हो गई कि वो भाग गया, वो वाला वो लोड नहीं, जो जो इसके कांटेक्ट फोर्स है वहां पे क्या है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन पहले mg/2 था, वो भगा, वो डिक्रीज हो गया, mg/4 हो गया। ठीक है, क्या ये दोनों प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हो, सॉल्व कर पाओगे? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लोड कैरी कर रहे हैं, एक भाग गया, तो व्हाट इज द फोर्स और रिएक्शन फोर्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट मैन। तो वही सेम चीज करना है, तो यहाँ से हो जाएगा mg/4। इवन इसका आंसर भी तुम्हें याद रखना है कि ऐसे 2 रॉड वाले हैं, तो वहां से mg/2 एक कट हो जाता है तो mg/4 हो जाता है। दोनों का सेम ही होगा N1 N2। N1 कोई भी एक भाग गया, N1 भाग गया तो N2 mg/4 होगा, अगर empty भाग गया तो वो सेम होगा। एक बचा हुआ जो भी है उसके ऊपर लोड कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, चलो। अब नेक्स्ट में कई सारे ये जो है सैंपल सैंपल प्रॉब्लम्स है। जैसे मान लो अब नेक्स्ट रॉड रोटेट, सेम उसी में रॉड जो है वो रोटेट हुआ, इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन से था, अब इसमें रॉड का रोटेशन हो गया, स्ट्रिंग कट हुआ, ये रॉड रोटेट हो गई, रॉड रोटेट हो गई थीटा डिग्री पे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टॉर्क अल्फा एंड ओमेगा, कि फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड अल्फा एंड ओमेगा ऑफ रॉड। क्योंकि अब तो इसको रिलीज कर दिया भाई, ये तो एक्सलेट करना स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे घूमता जा रहा है। यहाँ पे ओमेगा 0 था, यहाँ ओमेगा 0 से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे जो है ओमेगा कुछ हुआ, समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे इस पोजीशन पे, इक्वेशन यूज करेंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा mg mg। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मैं कुछ डिनोट कर देता हूं ऐसे, आर एक्स एंड आर वाई। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये क्या बात हुई सर, ये ऐसे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखा रहे थे, आप ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बात बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो तुम अगर ओवरऑल याद करो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को टोटल, तो जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड अगर प्रोजेक्टाइल वगैरह सॉल्व करते थे तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा होता था, अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फिर जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन सॉल्व करना, लॉज ऑफ मोशन में या काइनेमेटिक्स में या प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन कुछ भी देखा, तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन के अप द प्लेन एंड along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लिया, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लिया। तो इंक्लाइंड वाले केसेस में along एंड परपेंडिकुलर, ये दो कन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि जो है फोर्स वगैरह थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में हमें आसानी होगी। और थर्ड टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में हो गया, वो क्या हुआ, along द सेंटर ऑन along द टेंजेंट। अब तुम ये तीन ही सिस्टम हम हमेशा अडॉप्ट करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा करने का रीजन है कि हमारे इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे सर्कुलर में भाई एक्सलेशन सेंटीमीटर टेंजेंशियल होते हैं, इसलिए वैसे लेना हुआ है।
इंक्लाइन प्लेन में फोर्सेज हमारे इसके अलोंग द प्लेन जो है इक्विलिब्रियम है, तो इसके अलोंग नेट जीरो हो जाता है, इसलिए ले लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बहुत कॉमन टाइप का है। तो ये रॉड इंक्लाइन हो गया, इसीलिए मैंने क्या कर लिया कि इस रिएक्शन फोर्स को मैंने ऐसे मान लिया, क्योंकि मेरे पास है क्या, वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने हैं, वो कैसे भी ले सकता हूँ। तो कहोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कुछ मान लो जिज्ञासु होंगे, वो कहेंगे ऐसे लेने में क्या खराबी है, ऐसा नहीं ले सकते। ले सकते हो, लेने से क्या होगा, लेने से होगा कि इसके जो अननेसेसरी हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बट अगर ज्यादा जिज्ञासा है तो ले कुछ भी सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये mg है, ऐसे है। अब हमें टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू force into perpendicular distance, force is vertically downward, तो force कैसे लिखेंगे, F into R perpendicular, line of action से perpendicular distance, तो perpendicular distance क्या हो जाएगी, mg into L by 2 cos theta, तो ये हो गया टॉर्क अबाउट एक्सिस mg into L by 2 cos theta, ठीक। व्हाट इज अल्फा, तो टॉर्क जो है mg L by 2 cos थीटा इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, ml स्क्वायर बाई 3, एंड के अबाउट है रॉड का। अच्छा, कई सोच रहे होंगे मनी मन, कई सोचे होंगे ml स्क्वायर, ml स्क्वायर कहाँ से, ml स्क्वायर बाई 3 रॉड का एंड के अबाउट है। सो अल्फा इज इक्वल टू 3g बाई 2l cos थीटा, 3gl बाई 2 cos थीटा। अब ये किसी थीटा रोटेशन पे आ गया, तो चाहो तो इसमें एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू जनरल थीटा पे आया, तो थीटा जीरो पे तो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। थीटा जीरो पुट करते तो 3g/12 पहले भी आया था, वही आ गया यहाँ पे। अब इसमें पूछा जाएगा कि चलो टॉर्क हो गया, अल्फा हो गया, ओमेगा क्या है इसका, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, मुझे अल्फा नोन है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो याद करो काइनेमेटिक्स को, हम लोग इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं उसको। हाँ काइनेमेटिक्स को याद करोगे अगर, तो काइनेमेटिक्स में अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होता था तो वहाँ सर वो जो लिखे ml स्क्वायर बाय 3, वो सर इंक्लाइन रॉड के ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, ml sin थीटा होल स्क्वायर बाय 3। वो इंक्लाइन रॉड रोटेट ऐसे करता है, थीटा कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे रॉड का रोटेशन ऐसे है, एक्सिस परपेंडिकुलर है, रॉड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, समझे। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ओमेगा फाइंड करना। लीनियर में सोचो, लीनियर में अगर एक्सेलेरेशन नोन होता था वहां से वेलोसिटी फाइंड करते थे, कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस 8, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज हम लोग के करते पास थे। t नहीं है तो हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर सकते हैं। 2as कर सकते थे, लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ कंडीशन क्या होती थी कि यहाँ पे कंडीशन थी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा तो थीटा पे डिपेंडेंट है, अल्फा जो है थीटा चेंज होता जा रहा है, अल्फा चेंज होता जा रहा है, तो अल्फा वेरिएबल है, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं अप्लाई कर सकते, अल्फा तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, हर थीटा पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। यस सर। तो जब चीजें वेरिएबल होंगी तब क्या करेंगे, तब हम एक्सेलेरेशन वाला वो फॉर्म यूज कर लेते थे, dv बाई dt और v dv बाई dx, डिपेंडिंग ऑन द कि a का क्या हाँ सर। फंक्शन गिवन है। अगर वेरिएबल होता है तो बेसिक पे चले जाते हैं, बेसिक हमारा यही है dv बाई dt है, तो यहाँ पे तो थीटा है, तो यहाँ पे हम अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3g cos थीटा बाई 2l, यहाँ से, ठीक है। अल्फा को ऐसा लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेथड 1 है। यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3g बाई 2l cos थीटा डी थीटा, वेरिएबल सेपरेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, 0 से थीटा, 0 से ओमेगा, 0 से थीटा इनिशियली हॉरिजॉन्टल था, ओमेगा रोटेट हुआ, ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाय 2 यहाँ पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दिस इज 3g बाई 2l, cos थीटा का इंटीग्रेशन, 12 sin थीटा cos थीटा का sin इंटीग्रेशन थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, तो वो होगा डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ये sin थीटा 0 टू थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3g बाई g 3g sin theta by L. ये तरीका हो गया इसमें। ऐसा करके हमने ओमेगा फाइंड कर लिया, ऐसे करके यहाँ पे ओमेगा फाइंड कर लिया 3g बाई एल साइन थीटा। Yes sir. अब ये चीज थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी वेरीफाई होनी चाहिए, तो थीटा 0 पुट कर दिया, देखो 0 हो जा रहा है, ओमेगा वहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया ओमेगा। दूसरा तरीका है, ये तो हमने यूज किया एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हमने यूज किया। दूसरा तरीका हमारा वेलोसिटी फाइंड करने का था वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से डायरेक्टली हाफ mv स्क्वायर से वेलोसिटी आ जाती है। तो हमारा अल्टरनेट तरीका है जो कि यूज करना है, काइनेमेटिक्स को क्या है यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब ये इंटीग्रेशन वगैरह में थोड़ा इन्वॉल्व होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इजीएस्ट वे है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे रोटेशन है तो सब चीज रोटेशन रोटेशन हो जाएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से हैं, ऑल फोर्सेस में यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है प्लस ग्रेविटी है इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, ग्रेविटी का वर्क डन, रिएक्शन फोर्स का कुछ वर्क डन है, रिएक्शन फोर्स एक्ट तो कर रहा है बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो जिस हिंज पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट वहीं का वहीं है, तो वर्क डन ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज 0। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अलग टेंशन है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ट्रांसलेशन में तो ठीक था, वहां पे mgh लिख लेते थे, तो यहाँ पे भी अगर करना है तो एक एक बार यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमारा इक्वेशन ये हो गया, इसमें पुट करेंगे। अब है कि यार रोटेशनल वर्क डन ग्रेविटी का थोड़ा करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी अभी वर्क डन का फॉर्मूला देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। अब ग्रेविटी का टॉर्क देखना पड़ेगा, ग्रेविटी का टॉर्क कितना था, mg l बाई टू कॉस थीटा आया था, mg l बाई टू कॉस थीटा, L/2 cos theta. mg l बाई टू कॉस थीटा, ये है टॉर्क, तो mg l बाई टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। रॉड को इतना रोटेट किया फ्रॉम 0 टू थीटा, रोटेशन है 0 टू थीटा, तो ये हो जाएगा mg l बाई टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन की लिमिट पुट करेंगे साइन थीटा माइनस साइन 0, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू mg l बाई टू साइन थीटा, और इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो फिर से वही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वाला ही, कि mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो l बाई टू साइन थीटा इनिशियली जो पोजीशन थी, फाइनली क्या है, फाइनली l बाई टू ही तो चेंज हुआ, ये सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड है, वर्टिकल हाइट में कितना चेंज है, कि कौन से पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का, l बाई टू साइन L/2 sin Sin theta. theta. साइन The थीटा, torque. ये आ गया l बाई टू द चेंज इन वर्टिकल हाइट। तो ग्रेविटी के वर्क के लिए अब हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, टाउ डी थीटा नहीं करेंगे, ग्रेविटी का वर्क डन के लिए क्या लिख लेंगे, फोर्स mg इंटू चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, Vertical height. तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg l बाई टू साइन थीटा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे पुट करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ लिख दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट करेंगे तो mg l बाई टू, मतलब ये देख के तुम लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि देखा हाइट में चेंज और लिख दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, इनर्शियली तो रेस्ट से रिलीज किया, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, वैसे रोटेशन में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू पुट कर देंगे mg l बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आई, ml स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर ml2, सो ओमेगा इज इक्वल टू 3g साइन थीटा बाई l का स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या था 3g साइन थीटा बाई l का स्क्वायर रूट, और ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेमेटिक्स, ये दो तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी
फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से हम अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं, समझे? यहाँ पे ये तो आ गया। अब इससे हम काइनेमेटिक्स अप्लाई करके अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा कर सकते हैं, मतलब टॉर्क को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, जैसे रिवर्स आए, यहाँ से पहले, यहाँ पे पहले ओमेगा फाइंड करके फिर अल्फा फाइंड किया, उधर क्या किया, पहले अल्फा फाइंड किया फिर वहां से ओमेगा फाइंड किया। तो दोनों अप्रोच है। तो तुम अपने दिमाग में कहोगे क्या फिट करना है, फिट यही करना है, टॉर्क ऐसे फाइंड करना है, अल्फा ऐसे फाइंड करना है, और ओमेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइंड करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ग्रेविटी होगा रोटेट कराने वाला, कोई और फोर्स होगा तो हमें उसका टॉर्क देख के टाउ डी थीटा करना पड़ेगा, समझे? बोलो। Yes, sir. 3g by L sin थीटा, 3g by 2L cos थीटा, आई अल्फा और ये, ठीक है। तो ये सब, ये क्या है, ये बेसिक फ्रेमवर्क है। एक प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे, पैरामीटर्स हमें सेम ही कैलकुलेट करना होगा। अल्फा फाइंड करो, ओमेगा फाइंड करो, टॉर्क फाइंड करो, अलग अलग केसेस में, कहीं पे रॉड है, कहीं पे ट्रायंगल है, कहीं सर्किल है, कहीं डिस्क है, कुछ भी, बट हमेशा जो है बेसिक फ्रेमवर्क यही रहने वाला है। अब इसमें से नेक्स्ट है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर रोटेशनल मोशन में हर चीज हमें सेंटर ऑफ मास से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा? हर चीज नहीं, क्या हर चीज? और जैसे एक्सीलरेशन वगैरह, हर चीज का मतलब क्या है? यहाँ तो टॉर्क तो, मतलब सर, हाँ बोलो। सर टॉर्क वही सर, टॉर्क जैसे बोले, या फिर वो एंगुलर एक्सलेशन देखेंगे, फिर जो भी एंगुलर वेरिएबल्स है सब, हाँ, वो सब जब ये तो रोटेशन है, उसके अबाउट एक्सिस के अबाउट है अल्फा ओमेगा क्या क्या है सब। अब हमें जानना है कि भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताओ, इस केस में क्या है? तो रॉड यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो उसका जो है केवल वो था, क्या था, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये तो थीटा से रोटेट कर रहा है, थीटा से रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पास दोनों एक्सीलरेशन होंगे। कौन कौन से? एक तो टेंजेंशियल होगा, वो हो जाएगा अल्फा एल बाई टू, और दूसरा क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। तो ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू थी 3g बाई एल साइन थीटा इंटू एल बाई टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g बाई टू साइन थीटा, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा एल बाई टू, टेंजेंशियल आया था 3g बाई टू एल, 3g बाई टू एल कॉस थीटा था, कॉस थीटा ना, इंटू एल बाई टू, इंटू एल बाई टू, इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा 3g कॉस थीटा बाई 4। तो ये सेंटर ऑफ, ये अभी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। बात समझे? प्रेशर में आ गए? Yes, sir. कुछ तो प्रेशर में आएगा कि अरे यार ये क्या चल रहा है इतना, इसको आज, इसको जो है आज सॉल्व करना पड़ेगा बहुत। और एक ही फ्रेमवर्क है, यही हर प्रॉब्लम में रिपीट होगा, एक ही है यही, कुछ अलग ऐसा नहीं कि कुछ नया है। और सब, अब जैसे मान लो कि अब इसमें अगर ऐसे पूछा जाए कि रॉड जो है 90 डिग्री रोटेट हो गया, यहां से 90 डिग्री रोटेट हुआ, फाइंड ओमेगा। फाइंड ओमेगा, ये सेम है, ये अगर 90 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ, एम एल रॉड हैज रोटेटेड 90 डिग्री, तो फाइंड दिस, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। फाइंड टॉर्क, टॉर्क नेट टॉर्क, फाइंड अल्फा, फाइंड ओमेगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करने के अलावा, कामचोरी के अलावा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसमें पिछले वाला जो इक्वेशन आया उसमें थीटा इक्वल टू 90 पुट करके ज्यादा होशियार नहीं बनना है कि थीटा इक्वल टू 90 पुट कर देंगे तो आ जाएगा सर, हाँ वो ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, थोड़ी उसको याद रखते फिरोगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं। 90 डिग्री रोटेट हुआ, टॉर्क, टॉर्क
कोई आंसर दो। टॉर्क, टॉर्क फोर्स देखोगे, अगर रॉड वर्टिकल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? सर उस पॉइंट से लेंगे। रॉड अगर रोटेट होते होते वर्टिकल हुआ, देन व्हाट इज द टॉर्क एट दिस इंस्टेंट? नेट टॉर्क। अरे एक्सिस के बाद टॉर्क क्या है? mg तो जस्ट पॉइंट के बिलो है ना, ये 0 है। जीरो। 0 यस नेट सर। नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क जीरो है तो अल्फा क्या होगा? जीरो। ओमेगा क्या होगा? यस सर। ओमेगा होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? सेंटर ऑफ मास के हाइट में चेंज। सेंटर ऑफ सर मास, m into g into l। एल नहीं, एल बाई, mgl। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास की हाँ हाइट सर l by 2। 2। तो ये होगा mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम एल टू टू ओमेगा इज इक्वल टू 3g बाई एल का रूट। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 3g बाई एल, 3g बाई एल। व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सलेशन, सॉरी एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का अल्फा जीरो है, तो टेंजेंशियल क्या है? जीरो है। और जो भी एक्सलेशन है वो किधर है? सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे 3g बाई टू, और ये डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। समझे? Yes, sir. सर तो टेंशन में ज़्यादा नहीं आना है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बस इसमें एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको अटेम्प्ट करना। इसी पार्ट में फाइंड, इस पार्ट में और पिछले पार्ट में, दोनों में फाइंड रिएक्शन फोर्स अटेम्प्ट करना है, थोड़ा दिमाग खर्च करना है। फाइंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय हिंज रिएक्शन। किस केस में? व्हेन रॉड हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, जनरल थीटा के केस में। तुम्हें हिंट के तौर पे ये रिएक्शन फोर्स मैंने ऐसे दिखा दिया कि आर वाई आर एक्स होंगे। और दूसरा नहीं है तो जब 90 डिग्री वाला है वहां से तो फाइंड ही कर सकते हो। व्हेन रॉड हैज रोटेटेड 90 डिग्री, तो यहाँ से आर एक्स आर वाई, आर एक्स आर वाई। कहोगे सर ये आर एक्स आप ऐसे रॉड के लॉन्ग ले रहे हैं, कभी क्या चल रहा है ये? इसके लॉन्ग भी लेना चाहो तो तुम ले सकते हो। आर एक्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन वाई होता है, तो इसीलिए ऐसे ले सकते हो। या चाहो तो एक रॉड के लॉन्ग और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे भी ले सकते हो। जो लिखो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है। तो इस केस में और सर इस वो केस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वो वहां तक मूव किया। हर केस, हॉरिजॉन्टल, दोनों यस यस, केसेस में। दोनों केसेस में, हाँ सेम। बस अबव पार्ट जो भी है दोनों सेक्शन, उसी में सेम क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है कि 90 डिग्री रोटेशन हाँ के बाद इस पोजीशन पे क्या है और थीटा डिग्री रोटेशन के बाद क्या है। ठीक है, तो ये दो यस कैलकुलेट सर। करोगे। डरोगे नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन सिस्टमैटिक जाना है। स्टेप्स जंप करोगे तो क्वेश्चन भी गलत होगा और प्रॉब्लम भी होगी। स्टेप लॉजिकली जाओगे, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो।